राधे राधे फ्रेंड्स। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल ब्रह्मपीठ में। दोस्तों आज फिर से हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आए हैं। ठीक है, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में देखेंगे। जैसा मैंने कहा था कि मैंने संविधान की पृष्ठभूमि को छोड़ दिया था। ठीक है, तो अब मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद ही सीधा मैं आगे बढ़ूँगा। उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बातें बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो उसके जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और दोस्तों साथ ही साथ लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी और अदर एग्जाम्स जो हैं, मतलब वनडे एग्जाम्स हैं, उनके सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और यहाँ आपके लिए एकदम बेस्ट फैकल्टी है, टीम है जो नोट्स तैयार करती है। ठीक है, तो आपको अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, और बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए और प्रयास करिए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। अगर क्वेश्चन सीरीज आपको नहीं मिल पा रही, क्वेश्चन सब पे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस आप लोग यहाँ लेक्चर पढ़िए और क्वेश्चन लगाइए, और क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय नष्ट किए हुए चलिए पढ़ते हैं संविधान की पृष्ठभूमि के विषय में। ठीक है, कि संविधान बनने के समय क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान की पृष्ठभूमि। देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन जो पॉलिटी है और शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, ठीक है, वो ब्रिटिश विरासत की देन है। मतलब ब्रिटेन से मिलती जुलती है, ब्रिटेन से लाई गई है, यूं भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था पर भारतीय परंपरा और संस्कृति का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है। इंडियन पॉलिटी पर भारतीय ट्रेडिशन और कल्चर का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ विश्व के उन उदार तत्वों पर आधारित है जिनसे भारतीय संविधान निर्मित हुआ। और भारतीय संविधान एक ही खुद से नहीं बनाया गया, कुछ चीज़ें उधार ली गई। उधार तत्व मतलब कुछ चीज़ें बाहरी देशों से भी, भारतीय बाहरी संविधान मतलब बाहरी देशों के संविधान से भी कुछ चीज़ों को लिया गया है। ठीक है, तो उसका मतलब उधार तत्व का मतलब इससे है। ठीक है, एक वाक्यांश है सर्वभवन्तु सुखिनः। क्या सर्वभवन्तु सुखिनः के पूरे वाक्य के उद्घोष के साथ ही भारत की प्रणाली क्या है, लोकतांत्रात्मक है। क्या लोकतांत्रिक है, सॉरी, क्या है, लोकतांत्रिक है, जो गणतंत्र पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है, गणतंत्र पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे, किस पे आधारित है, गणतंत्र पर आधारित है। ठीक है, एक लोकतंत्र के रूप में भारत की शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता है। मतलब जो भी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें कौन सहभागी है, जनता, वहाँ की यहाँ की नागरिक, अपने देश की क्या है, नागरिक सहभागी है। सहभागिता को सुनिश्चित किया है। ठीक है, जबकि गणतंत्रात्मक की मूल भावना के अंतर्गत भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या है, वंशानुगत ना होकर निर्वाचित प्रकार का है। लेकिन अगर गणतंत्रात्मक रूप से देखें तो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, मतलब भारत का जो राष्ट्र का, पूरे राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, वंशानुगत ना हो। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं हूँ तो मेरा बेटा ही मतलब राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, ऐसा ना होकर क्या है, निर्वाचित है। मतलब वहाँ के लोग चुनते हैं। क्यों चुनते हैं, क्योंकि यहाँ जनता की क्या है, लोकतांत्रात्मक व्यवस्था में क्या होती है, जनता की क्या होती है, सहभागिता होती है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जो होता है राष्ट्रपति क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, जिसमें देश की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ क्या होती है, अंतर्निहित होती है। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि राष्ट्र की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ निहित किस में होती है, राष्ट्रपति में, और अंतर्गत किसकी होती है, केंद्र सरकार के। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग शासनाध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करते हैं। लेकिन इन शक्तियों का जो वास्तविक उपयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, चलिए देखिए कि पंडित नेहरू जी ने कुछ एक वाक्यांश कहा था। उन्होंने कहा था कि वास्तविक लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता के लिए हमारे पास संविधान सभा के अलावा और कोई अन्य मार्ग नहीं है। मतलब कि उनका मानना था कि अगर हमें लोकतंत्रात्मक स्वतंत्रता चाहिए तो हमें संविधान सभा बनानी होगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए तिलक ने, ठीक है, संविधान सभा के लिए तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से किया। मतलब ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन वो जो कि अब प्रभावी रहा। ठीक है, मतलब सफल नहीं हुए अपने कार्य में। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मतलब उस समय मतलब ब्रिटिश शासन था, तो उस समय ब्रिटिश भी हस्तक्षेप कर रहे थे कि भारतीय संविधान में हमारा भी अहम रोल होगा। ठीक है, हम
जो कहेंगे वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो भारतीय संविधान होगा भारतीय की इच्छा अनुसार ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से जो एम.एन. राय थे, ठीक है, एम.एन. राय ने संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा है कि सर्वप्रथम औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मल रूप से संविधान सभा का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम.एन. राय ने किया था, ठीक है। जिसे लोकप्रिय मूर्त प्रदान किया किसने, पंडित नेहरू ने। और पंडित नेहरू ने इनको इस विचार के प्रतिपादन को क्या किया, सफल बनाने में यह अहम योगदान दिया। और पंडित नेहरू द्वारा क्या किया गया 1936, 37 और 38 में, ठीक है, 38 में क्या क्या मगरीरू अधिवेशन में सम्मिलित भी हुए, ठीक है। किसके लिए, ताकि वो संविधान सभा का निर्माण कर सके, ठीक है। तथा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1940 में स्वीकारा कि भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे। और तभी इसी के साथ क्या हुआ कि 1940 में जो ब्रिटिश सरकार थी पहली बार स्वीकारती है कि जो भारतीय संविधान है वो स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे, मतलब भारतीय ही अपने अनुसार तैयार करेंगे। दोस्तों कई बार ये पूछा है इस विषय में, मगरीरू अधिवेशन के विषय में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1930 किनके द्वारा हुआ था, पंडित नेहरू की सहायता से अधिवेशन हुआ था, मगरीरू अधिवेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही, ठीक है। किसने कहा, क्रिप्स मिशन ने, किंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर स्वीकार किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इतना ही। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों इतना ही द एंड है, क्योंकि इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद एक संविधान सभा का गठन भी होता है, फिर उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। तो मैं डिटेल में अगर करता तो लेक्चर बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इस पार्ट में तो हम इसको देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे कि क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्या है, क्या बातें हैं, कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ब्रह्मपीठ चैनल से जुड़ें, इसको खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है, और शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चाहे वो यूपीएससी के प्रिपरेशन के हो, चाहे पीसीएस हो, भले वो पीटीओ मेंस किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, मैं आपको नोट्स बना के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेंस के इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई उसमें लिखना रहता है, ठीक है। और एसएससी हो चाहे अदर एग्जाम्स हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इसी तरह आप अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।